अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर मिस मुबश्शिरा और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम चैप्टर 2 का पार्ट 13 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक और न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 का। तो जो आज टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दैट इज़ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। हम इनका डिफरेंस पढ़ेंगे, व्हाट दे आर, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स कंसिडर किए जाते हैं और कौन से यूकैरियोट्स, आज इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के मतलब बता दूं कि व्हाट दे आर। एक्चुअली प्रो मतलब इनिशियल है, प्रो मतलब इनिशियल, और कैरियो का वर्ड कैरियन से निकला है। तो बेसिकली जो पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जो कहा जाता है कि ओरिजिनेट हुए थे, दे वर प्रोकैरियोट्स। तो दैट्स वाई ये प्रोकैरियोट्स कंसिडर किए जाते हैं। और इनके पास जो न्यूक्लियस था वो इनकम्प्लीट न्यूक्लियस था, जिसको हम फॉल्स न्यूक्लियस कहते हैं। एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं था। अब आप न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़कर आ चुके हैं, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो प्रोकैरियोट्स वर द इनिशियल लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स वाई वी कंसिडर देम प्रोकैरियोट्स, और दे हैव फॉल्स न्यूक्लियस। और जब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, सो दे हैव प्रॉपर न्यूक्लियस। यू मतलब होते हैं ट्रू, EUU, ट्रू, एंड कैरियो का वर्ड कैरियन से निकला है। सो दीज ऑर्गेनिज्म हैव ट्रू न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम इसके डिफरेंस देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के पास जो है वो एक कंप्लीट न्यूक्लियस होता है, जैसे मैंने आपको बताया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियस हियर, कि उनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट कंटेन्स अ क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। व्हाट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो इनके पास जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और इसी तरीके से उसको ट्रू न्यूक्लियस कंसिडर किया जाता है। लेकिन इनके पास जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। एक्चुअली हमारे न्यूक्लियस में होता है क्रोमेटिन नेटवर्क। तो इनके पास क्रोमेटिन नेटवर्क तो होता है, लेकिन वो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं हुआ हुआ होता। तो चूँकि क्रोमेटिन मौजूद है तो अभी हम इसको फॉल्स न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके पास जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस विच इज़ सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो यूकैरियोटिक सेल्स में एनिमल्स यानी हम भी आ जाते हैं, प्लांट्स, फंजाई और प्रोटिस्ट, जबकि इसमें बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया आ जाते हैं। और आर्की बैक्टीरिया वर द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि ओरिजिनेट हुए थे। फिर हमने बात की न्यूक्लियस की, तो इनके पास प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, जबकि इनके अंदर एब्सेंट होता है। तो इनके अंदर सिर्फ एक क्रोमेटिन नेटवर्क मौजूद होता है। इनके अंदर न्यूक्लियस फॉल्स होता है, एब्सेंट होता है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। इनका जो सेल साइज होता है, यानी भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उनके सेल का साइज अबाउट 10 to 100 माइक्रोमीटर्स होता है। कितना होता है? अबाउट 10 to 100 माइक्रोमीटर्स कंसिडर किया जाता है। और अगर मैं बात करूं इसकी प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो ये बहुत ही छोटे होते हैं। 5 माइक्रोमीटर से भी छोटा इनका जो है वो साइज़ होता है। अगर मैं इसको नैनोमीटर्स के अंदर देखूंगी तो और जो है वो स्मॉल हो जाएगा साइज़ में, जबकि माइक्रोमीटर्स के अंदर यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। अच्छा, अब बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। सो व्हाट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन? बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, इसके अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन है कि जब एक डीएनए से 2 डीएनए बने। डीएनए कहाँ मौजूद होता है? क्रोमोसोम के अंदर। तो हमारे एक डीएनए से जब 2 डीएनए बनते हैं, यानी कॉपी ऑफ डीएनए, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। इनके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, कंट्रोल्ड होता है डिफरेंट ऑरिजिन्स। यार नहीं, इनके अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रही होती है वो हाईली रेगुलेटेड होती है, यानी कि एंजाइम्स बहुत तरीके के मौजूद होते हैं। प्रॉपरली एक प्रोसेस हो रहा होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है।
इनके पास जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो हाईली रेगुलेटेड होती है, रेगुलेटेड यानी हाईली कंट्रोल्ड होती है, अंडर कंट्रोल्ड होती है। इसके पास एंजाइम्स होते हैं और इसका डीएनए भी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। जबकि इनके पास जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन लेस कॉम्प्लेक्स होती है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनिज्म टाइप की, तो जितने भी मल्टी सेलुलर हैं दे ऑल आर यूकैरियोटिक, जबकि जो आपके पास यूनिसेलुलर हैं लाइक बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया दे ऑल आर यूनिसेलुलर। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, तो हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। इनके पास एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं एज दे आर यूकैरियोट्स, और इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल जो है वो क्रोमोसोम होता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे सेल होते हैं लाइक दे आर यूनिसेलुलर, तो एक सेल पर कंसिस्ट किए जाते हैं। दैट्स वाई दे हैव ओनली वन क्रोमोसोम और सिंगल क्रोमोसोम। अगर हम इनकी बात करते हैं राइबोसोम्स की, राइबोसोम्स पढ़कर आ चुके हैं। इनके राइबोसोम्स लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, और इनके राइबोसोम्स स्मॉल होते हैं। इसके अलावा जो इनके राइबोसोम्स होते हैं वो दो जगह मौजूद होते हैं, लाइक साइटोप्लाज्म में भी और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सरफेस पर भी। जबकि यहाँ पर एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एब्सेंट होता है, सो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाएंगे और स्मॉलर इन साइज होंगे। इनकी जो ग्रोथ होती है यूकैरियोट्स के अंदर वो स्लोअर होती है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं, एडवांस एनिमल्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है स्लो ग्रोथ होती है। जबकि इनकी ग्रोथ क्या होती है, फास्टर होती है। अच्छा, फिर बात करते हैं आपके पास ऑर्गेनल्स की। सो इनके पास ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके पास एब्सेंट होते हैं। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ यहाँ कौन से ऑर्गेनल्स की बात की जा रही है सेल के, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की, यानी जिनके पास डबल लेयर होती है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये इनके अंदर मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कंसिस्ट नहीं करते। इसके अलावा इनके अंदर क्या होता है, दोनों में ये एबिलिटी भी है कि ये अपनी जो है वो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखते हैं। सेल वॉल की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में प्लांट्स और फंजाई के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, जबकि तमाम जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं, सो दे हैव सेल वॉल, जबकि इनमें एनिमल्स के अंदर और कुछ प्रोटिस्ट के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। व्हेन वी टॉक अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन, तो दोनों के अंदर मौजूद होती है, साइटोप्लाज्म भी दोनों के अंदर मौजूद होता है। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अच्छा, अब बात करते हैं, जब हमने बात कर ली सेल की बेस पर, हमने न्यूक्लियस की बेस पर बात कर ली, फिर हमने टिश्यूज़ को डिस्कस किया, तो जाहिर सी बातें हम पढ़कर आ चुके हैं कि टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स और देन ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, जिसमें आज हम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है अमीबा। एक्चुअली अमीबा आपके पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड, और उसमें हम एक एग्जाम्पल अमीबा को डिस्कस करने जा रहे हैं। अमीबा ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि पानी में रहता है, इक्वेटिक मतलब वाटर। सो ये पानी के अंदर जो है वो पाया जाता है, फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, पूल्स एंड पॉन्ड्स, जिसमें आपके पास तालाब आ जाते हैं, कुछ पूल्स आ जाते हैं, जो ठहरा हुआ पानी होता है उनके अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। इट इज़ माइक्रोस्कोपिक, तो आप इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। इट इज़ माइक्रोस्कोपिक इन साइज़, मेजरिंग अबाउट 0.25 मिलीमीटर, इनका साइज़ है 0.25 मिलीमीटर। और इसके अलावा इट डज़ नॉट पजेस अ परमानेंट फॉर्म एंड कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। एक्चुअली इसकी कोई शेप परमानेंट नहीं होती, दैट्स वाई इसकी शेप जो है वो बिल्कुल इरेगुलर आपको यहाँ पर दिख रही है, तो ये अपनी शेप चेंज करता रहता है। द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा इज़ वेरी सिंपल। द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव सेल मेम्ब्रेन। इनका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सिंपल है, एज दे आर यूनिसेलुलर, एक सेल पर कंसिस्ट करते हैं। तो क्या इनके पास टिश्यूज़ मौजूद होंगे, आप मुझे बताएंगे। एज दे आर यूनिसेलुलर, क्या इनके पास टिश्यूज़ मौजूद होंगे या नहीं मौजूद होंगे।
यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है क्योंकि ये यूनिसेलुलर है और इनके पास एक सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, इनका जो साइटोप्लाज्म है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, जिसमें आउटर पोर्शन काफ़ी क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, जिसको हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं। एक्टो मतलब आउटसाइड और प्लाज्म मतलब फ्लूइड। जो अंदर वाला मटेरियल होता है, इनर मटेरियल होता है, इनर पोर्शन जो होता है साइटोप्लाज्म का, ये विस्कस होता है यानी गाढ़ा होता है। ट्रांसल्यूसेंट होता है यानी कि हल्का सा ट्रांसपेरेंट, और हल्का हल्का जो है वो आपको ओपेक लाइक जो है उसका जो है वो एक तरीके से स्टेट दिखेगी। एंड ग्रेन्यूलर पार्ट यानी जो इनर पार्ट होता है वो ग्रेन्यूलर यानी कि थोड़ा सा गाढ़ा इसलिए होता है, और ग्रेन्यूलर इसलिए होता है। ग्रेन्यूलर मतलब क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, सो दैट्स वाई जो इनर पोर्शन होता है उसको हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। द एंडोप्लाज्म कंटेन्स मैनी फूड वैक्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइज, अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स। जो एंडोप्लाज्म है वो कंटेन करता है फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और अदर ऑर्गेनल्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं फूड वैक्यूल क्या है। जैसे वैक्यूल को हम डिस्कस करके आ चुके हैं, यहाँ पर फूड वैक्यूल फूड स्टोर करेगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पानी जो है वो स्टोर करता है, और इसकी मदद से, इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की मदद से अमीबा मूवमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं न्यूक्लियस की। सो न्यूक्लियस इज यूजुअली प्रेजेंट इन द सेंटर, बट एज द अमीबा मूव्स द न्यूक्लियस चेंजेस इट्स पोजीशन, द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फंक्शंस टू रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद है, तो न्यूक्लियस अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है जैसे जैसे अमीबा मूव करता है, क्योंकि उसकी कोई शेप नहीं है अमीबा की। फिर बात करते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन ये होता है कि ये एक्सेस वाटर को रिमूव करता है बॉडी से, पानी को लेता है, एक वक्त तक स्टोर रखता है और फिर उसको बॉडी से रिमूव कर देता है। द फूड वैक्यूल्स कंटेन फूड पार्टिकल्स। फूड वैक्यूल फूड पार्टिकल्स कंटेन करते हैं। द एनिमल मूव्स बाय प्रोड्यूसिंग टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट। इनके पास क्योंकि एक लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं है, मतलब ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जिससे ये लोकोमोशन कर सके। सो इनके पास क्या होता है कि ये आपको यहाँ जो नज़र आ रहा है ये दैट वन, ये एक तरीके की क्या होती है कि इनकी मेम्ब्रेन ही एक्सटेंड हुई होती है, फैली हुई होती है। तो ये सूडोपोडिया भी कोई परमानेंट नहीं होता, ये चेंज होता रहता है। यानी ये इसको भी सूडोपोडिया बना सकते हैं, इसको भी बाद में सूडोपोडिया बना सकते हैं। सो सूडोपोडिया फिंगर लाइक यानी उंगली नुमा एक प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन मतलब कोई चीज़ बाहर निकली हुई है। इट्स अ टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। टेम्पररी है यानी कि बनेगी फिर ख़त्म हो जाएगी, और इस टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम सूडोपोडिया का नाम देते हैं। सूडो मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब होता है फीट। The pseudopodia are used to capture food particles which enter the body as vacuole. Amoeba respires by exchanging gases with the surrounding water. यहाँ पर हम बात करें सूडोपोडिया की, तो उसका काम है कि वो मूवमेंट करेगा। दूसरा, जितना वो मूव करेगा उतना ही वो फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करेगा, अंदर लेगा और फूड वैक्यूल्स को देगा ताकि वो स्टोर करे। अमीबा जो है वो रेस्पायर करता है। अमीबा जो है वो रेस्पायर करता है यानी सांस लेता है, गैसेस को एक्सचेंज करता है बाहर मौजूद पानी के साथ, और इस तरीके से ये अपनी ज़िंदगी गुजारता है क्योंकि बहुत ही सिंपल सा एनिमल है। तो यहाँ पर आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है, और आज के आपके पास क्वेश्चन है कि आपने बताना है अमीबा यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, फ्रेश वाटर में रहता है या मरीन वाटर में रहता है। फिर आपने मुझे ये बताना है क्या इसके पास टिश्यूज़ मौजूद होंगे, अगर नहीं तो उसका रीज़न क्या है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, आपने ये बताना है कि वाई प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपका ये है कि आपने प्रोकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल्स बतानी है, और ये बताना है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में कौन से ऑर्गेनल्स का नाम आएगा। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा फीडबैक देंगे, जैसे बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं और कुछ बच्चे नहीं दे रहे, तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली हुई है कि आप इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करें। याद रखिए कि गुज़रा हुआ वक्त वापस नहीं आता। सो यूटिलाइज़ इट as much as you can. Best of luck. Allah Hafiz.